सुप्रभात बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो अध्याय फर्स्ट है उस पर हमने क्लास शुरू की थी। अध्याय फर्स्ट के अंदर हमारे पास कुल 4 टॉपिक है। मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का विकास। तो ये 4 टॉपिक हमारे पास हैं, जिनमें से हमने मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को पिछली क्लास में जो है हमने कर लिया। और अब हमारे पास इसका एक टॉपिक शेष बचा था, मानव भूगोल का विकास। तो आज हम मानव भूगोल के विकास के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको बार बार ये कहा जाता है कि जो बोर्ड पर जो भी यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और साथ में आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते चले, ताकि आपकी साथ साथ रिवीजन भी होती रहे। तो मानव भूगोल का विकास। प्यारे बच्चों, अगर मानव भूगोल के विकास की हम बात करते हैं, जब से पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से मानव ने अपने भौतिक परिवेश या अपने पर्यावरण के साथ जो है अनुकूलन या समायोजन को करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं जब से मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है तभी से मानव भूगोल के विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ठीक है। अब ये जो मानव भूगोल का विकास जो है वो समय के अनुसार लगातार यानी निरंतर विकास की ओर गतिशील है, और मानव भूगोल का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो अगर हम मानव भूगोल के विकास की बात करते हैं तो मानव भूगोल के विकास को मोटे रूप से जो है हम 3 भागों में या 3 चरणों में बांट सकते हैं कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ, मध्य काल में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, और आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल के विकास के बारे में प्राचीन काल की बात करते हैं कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास कहाँ तक हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तब मनुष्य का ज्ञान जो है बहुत ही सीमित था, और मनुष्य की आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी, और मनुष्य का तकनीकी ज्ञान भी ना के बराबर था या बहुत ही कम था। अतः मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, यानी मनुष्य जो है प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर था। तो अगर हम प्राचीन काल में मानव भूगोल के विकास की बात करें तो इन मुख्य बातों को आप देखें कि मनुष्य का ज्ञान सीमित था, आवश्यकताएं सीमित थी, और मनुष्य प्राकृतिक तत्वों को, अपने ऊपर प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को मानता था। इसीलिए प्राचीन काल में मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक तत्वों की देवता मानकर पूजा की जाती थी। जैसे अपने भारत के साहित्य में भी देखते हैं, वैदिक साहित्य में देखते हैं, तो उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को मानव ने माना। अतः मानव के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की यानी वृक्षों की या पक्षियों की जो है वो देवी या देवताओं के तुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा अगर प्राचीन काल में हम और आगे बढ़े, मानव भूगोल के विकास की बात करते हैं तो अरस्तु, ये एक प्राचीन भूगोलवेता हैं अरस्तु ने भी यानी मानव के विकास पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को माना था, और अरस्तु ने ये कहा था कि ठंडे प्रदेश के मानव बहादुर होते हैं परंतु चिंतन में कमजोर होते हैं। अरस्तु ने ये कहा था कि जो ठंडी जलवायु वाले स्थान पर जो मानव निवास करते हैं वो बहादुर होते हैं, यानी शारीरिक रूप से शक्तिशाली होती हैं, लेकिन चिंतन में यानी उनकी जो चिंतन करने की शक्ति जो है वो कमज़ोर होती है। और एशिया के लोगों के बारे में इसने ये कहा था कि एशिया महाद्वीप के लोग जो है वैसे आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी सुस्त होते हैं, लेकिन इनकी चिंतनशील शक्ति जो है
बढ़िया होती है। ये उस समय की बात, यानी अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव को मानकर जो है इस प्रकार की बात कही थी। फिर आगे चलकर हम देखते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है एक प्रमुख इतिहासकार भी हुए हैं, ये भूगोलवेता भी थे। इन्होंने भी प्राचीन काल में ही प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को मानव के जीवन पर जो है माना था, और इन्होंने ये बताया था कि जो घुमक्कड़ जातियां हैं, यानी जो मानव की जो घुमक्कड़ जातियां हैं और जो मानव की जो स्थायी कृषक जातियां हैं, उनके जीवन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार मानव भूगोल के विकास के प्राचीन काल में हम देखते हैं कि मनुष्य पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को पूरी तरह माना गया। ठीक है। उसके बाद प्राचीन काल के अंदर ही हिकैटियस को हम क्या कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं। जिस प्रकार रैटजल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार से भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहते हैं, हिकैटियस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में जो विश्व के बारे में जो उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान था, उसको व्यवस्थित रूप से रखने का कार्य जो है वो हिकैटियस महोदय ने किया था। इसीलिए हिकैटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। तो ये मानव भूगोल के विकास के बारे में हम इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मानव भूगोल के विकास के मध्यकाल की बात करें तो प्यारे बच्चों, मानव भूगोल निरंतर विकास के कारण गतिशील है और लगातार इसका विषय क्षेत्र भी बढ़ता रहा है। मध्यकाल तक आते आते नौ चालन संबंधी कुशलताओं का विकास हो गया। ठीक है। और नौ चालन संबंधी कुशलताओं का विकास होने के कारण जो है विश्व के विभिन्न नए क्षेत्रों की खोज की गई। जैसे यूरोप महाद्वीप के लोग आज हम अगर अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या को देखें और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या को देखें तो वहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है वो मूल रूप से यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या है। क्योंकि मध्यकाल में जो है नए नए क्षेत्रों की खोज की गई। क्यों की गई? क्योंकि मध्यकाल में उपनिवेशीकरण और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, जैसे यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, वहाँ की जगह लोगों के लिए कम पड़ रही थी, अतः यूरोपीय लोगों ने जो है विश्व के नए नए क्षेत्रों की खोज की और वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए और अपनी व्यापारिक कंपनियों को वहाँ स्थापित किया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए मानव भूगोल के विकास के मध्यकाल में जो नए नए क्षेत्रों की खोज की गई, यानी जो अन्वेषण कार्य किया गया, उसके बाद जो नए नए प्रदेशों में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुँचे, उन प्रदेशों में कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं, उन प्रदेशों के अन्य प्रदेशों से संबंध क्या है, प्रदेश आपस में किस प्रकार का प्रदेशों में अंतर पाया जाता है भौगोलिक वातावरण के अनुसार, तो इसके आधार पर जो है प्रादेशिक विश्लेषण पर भी बल दिया गया। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास जो है वो प्राचीन काल की अपेक्षा और ज़्यादा अधिक हुआ। उसके बाद मानव भूगोल के विकास का आधुनिक काल। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लेना। ठीक है। अब देखो, मानव भूगोल के विकास के आधुनिक काल की बात करें तो विश्व में कई प्रमुख मानव भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया है। यहाँ से कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्नों को भी पूछा गया है कि जैसे जर्मन के कोई दो मानव भूगोलवेताओं के नाम बताइए, अमेरिका के कोई दो भूगोलवेता के नाम लिखिए, या इसी प्रकार फ्रांस या ब्रिटेन के किन्हीं दो मानव भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो आप इसे ध्यान से देखें। आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास करने में इन प्रमुख भूगोलवेताओं का योगदान रहा है। अगर हम जर्मनी के भूगोलवेताओं की बात करें तो इसमें हम्बोल्ट, रिटर, फ्राबेल, पेशेल, रिचथोफेन और रैटजेल ये मुख्य भूगोलवेता हैं जिन्होंने जर्मनी के अंदर मानव भूगोल का विकास किया आधुनिक काल में। और इसी प्रकार अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एलन सैम्पल जो कि रैटजेल की स्टूडेंट थी, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर,
और ग्रिफ टेलर, इन्होंने मानव भूगोल का विकास अमेरिका के अंदर किया। ठीक है, इसी प्रकार फ्रांस के अंदर मानव भूगोल का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है और फ्रांस में मानव भूगोल के विकास में योगदान करने वाले जो मुख्य भूगोलवेता हैं विडाल डी ला ब्लाश, ठीक है, उसके बाद ब्रूस, फिर दी मार्तोन, डिमाजिया और फेब्रे, इन्होंने मानव भूगोल का विकास फ्रांस में किया। और ब्रिटेन के अंदर मानव भूगोल के विकास में इन भूगोलवेताओं का मुख्य योगदान रहा हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर। तो ये मुख्य भूगोलवेता हैं, इनसे संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और आधुनिक काल में ही मानव भूगोल के विकास की बात करें तो ये विचारधाराएं क्रम से आई हैं। अब ये विचारधाराएं कौन सी हैं, इनका आप ध्यान से आप इसको रुचिपूर्ण ढंग से देखना, और इनमें से कई बार बोर्ड के प्रश्न आए हैं। जैसे नंबर 1 है नियतिवाद विचारधारा। अब ये जो नियतिवाद विचारधारा है ये कहाँ से आई? नियतिवाद विचारधारा जर्मनी से आई है। जर्मनी के भूगोलवेता रैटजेल, ये वही रैटजेल हैं जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो जर्मनी के भूगोलवेता रैटजेल ने नियतिवादी विचारधारा का विकास किया था। इसलिए ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि नियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो रैटजेल थे। अब नियतिवाद विचारधारा क्या है? नियतिवादी जो विचारधारा है ये प्रकृति को प्रभावी मानती है। यानी नियतिवादी विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य प्रकृति से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकता, यानी प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर पूरी तरह से है। इसलिए नियतिवादी विचारधारा मुख्य रूप से प्रकृति को प्रभावी मानती है। ठीक है, तो मानव भूगोल के विकास के आधुनिक काल में सबसे पहले विचारधारा आई थी नियतिवाद विचारधारा। कहाँ से आई थी? ये जर्मनी से आई थी। ठीक है, उसके बाद नियतिवाद विचारधारा के बाद दूसरी विचारधारा जो आई उसका क्या नाम है? संभववादी विचारधारा। अब संभववाद की जो विचारधारा है इसके प्रवर्तक, जैसे मैंने यहां लिखा है, विडाल डी ला ब्लाश महोदय थे। यानी जो संभववादी विचारधारा है ये कहां से आई थी? फ्रांस से आई थी। तो फ्रांस के भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लाश, जो संभववाद के जनक भी माने जाते हैं, इन्होंने संभववादी विचारधारा का विकास किया था। अब संभववादी विचारधारा क्या कहती है? संभववादी विचारधारा मानव को अधिक प्रभावी मानती है। यानी संभववादी विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि मनुष्य प्रकृति का निर्माण करता है। ये विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य के सामने प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य स्वतंत्र होता है, यानी अपनी चॉइस के अनुसार अवसर चुनने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है। तो संभववादी विचारधारा ये नियतिवाद विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, जो कि मानव को प्रकृति का दास न मानकर क्या मानती है? निर्माणकर्ता मानती है। ठीक है, उसके बाद मानव भूगोल के विकास के आधुनिक काल में जो तीसरी विचारधारा आई मानव भूगोल के विकास के आधुनिक काल में, वो है नवनियतिवादी विचारधारा। अब नवनियतिवादी विचारधारा क्या है? ये विचारधारा जो है वो पारस्परिक संबंधों के सामंजस्य पर बल देती है। अब पारस्परिक संबंध किनके बीच? मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण के बीच। यानी अगर मनुष्य प्रकृति का सहयोग करता है तो प्रकृति भी मनुष्य का सहयोग करेगी। तो दोनों में पारस्परिक जो संबंध है उसमें सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, नवनियतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफ टेलर। यानी इस विचारधारा का विकास हुआ था अमेरिका के अंदर। अमेरिका के भूगोलवेता ग्रिफ टेलर ने इस विचारधारा का विकास किया था और इस विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। रुको और जाओ विचारधारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक रोड पुलिस इंस्पेक्टर जो है यातायात के प्रवाह को थोड़े समय के लिए रोक तो सकता है, लेकिन उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसी प्रकार मनुष्य
प्रकृति के प्रभाव को अपने ऊपर थोड़े समय के लिए रोक तो सकता है, लेकिन प्रकृति के प्रभाव से वो पूरी तरह हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकता है। तो नवनियतिवादी विचारधारा को इसीलिए रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। नवनियतिवाद विचारधारा के बाद 1930 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत जो है मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, यानी मानवीय गतिविधियों के आधार पर मानव भूगोल का सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में विभाजन हुआ। और उसके बाद 1970 के दशक तक आते आते मुख्यतः मानव के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। अतः 1970 में मानव कल्याणपरक विचारधारा का विकास हुआ, जिसमें मानव का स्वास्थ्य, मानव की शिक्षा और उसके आवास, इन 3 महत्वपूर्ण पक्षों को इसमें शामिल किया गया। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और विषय क्षेत्र में सीधा सीधा प्रश्न कई बार आया है कि हंटिंगटन महोदय के द्वारा बताए गए मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को बताइए। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था कि हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में 2 बिंदुओं को शामिल किया है। नंबर 1 भौतिक दशाएं और दूसरा मानवीय अनुक्रिया। ठीक है। और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, तो आपने उसको डायग्राम से देखा था, उसके 6 पॉइंटों के अंतर्गत आपने उसका अध्ययन किया था। ठीक है। और मानव भूगोल के विकास में जो मुख्य रूप से ये पूछी जाती है विचारधाराएं कि नियतिवादी विचारधारा क्या है, संभववादी विचारधारा क्या है, नवनियतिवादी विचारधारा क्या है, इनके प्रवर्तक कौन है। ठीक है। और मानव कल्याणपरक विचारधारा क्या है, मानव कल्याणपरक विचारधारा में मुख्य कौन से पक्ष शामिल किए गए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को साथ साथ में कॉपी में आप इनको करते रहें और रिवीजन करते रहें। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।